दोस्तों, आज हम एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां एक चित्रकार के सपने से लेकर 19वीं सदी के यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों के असली निर्माण की कहानी छुपी है। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां कला, अर्थशास्त्र, दर्शन और क्रांति सब आपस में टकराते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम फ्रेडरिक सॉर्यू के यूटोपिया यानी उनके कल्पनादर्श पर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति ने एक राष्ट्र को कैसे जन्म दिया। उसके बाद अर्नेस्ट रेनन के विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे व्यापार और अर्थशास्त्र ने राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। और अंत में 1848 के विद्रोह का विश्लेषण और एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज। बस यही है हमारा आज का सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली और मशहूर विजुअल के साथ। जरा इस तस्वीर के विजन को महसूस कीजिए। फ्रेडरिक सॉर्यू ने 1848 में ये शानदार चित्र बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के लोग अपनी खास राष्ट्रीय पोशाकों और झंडों के साथ आज़ादी की मूर्ति की तरफ मार्च कर रहे हैं। और जमीन पर उन पुराने निरंकुश राजतंत्रों के टूटे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस जुलूस में जो देश सबसे आगे हैं, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड, वो उस समय तक आज़ाद राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस अपना क्रांतिकारी तिरंगा लेकर मूर्ति के पास पहुंच चुका है और उसके ठीक पीछे जर्मनी के लोग अपना काला, लाल और सुनहरा झंडा पकड़े हुए हैं। पर हैरानी की बात यह है कि उस वक्त तक जर्मनी नाम का कोई एक संयुक्त देश था ही नहीं। ये झंडा तो बस उनकी एक आज़ाद और उदारवादी उम्मीद का प्रतीक था। है ना कमाल की बात? सोक्रेटिस की सोच को हम यूटोपिया या कल्पनादर्श कहते हैं। मतलब एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जो इतना परफेक्ट हो कि असलियत में उसका होना लगभग नामुमकिन लगे। जरा सोचिए, उस दौर में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का ये विचार कितना क्रांतिकारी और किसी नामुमकिन सपने जैसा ही रहा होगा। अब सवाल ये है कि ये जो एक कलाकार का नामुमकिन सा सपना था, वो आखिर ऐतिहासिक हकीकत कैसे बन गया? इसकी असल शुरुआत होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को ये बात समझ आ गई थी कि लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ला पैट्रिए यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक जैसे विचारों को फैलाया, ताकि सब लोगों में एक होने का एहसास जगे। सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनका नया फ्रांसीसी तिरंगा। पुराने शाही झंडे को हटाकर इस तिरंगे को अपनाना राष्ट्रवाद का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया और सबके लिए एक समान कानून बनाए गए। इन्हीं सब चीजों ने मिलकर लोगों को एक नई सामूहिक पहचान दी। अब यहां से कहानी में थोड़ा दार्शनिक मोड़ आता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने इस पूरी बहस को एक नया ही नजरिया दे दिया। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये बुनियादी सवाल पूछिए, आखिर एक राष्ट्र या नेशन बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जमीन के टुकड़े का नाम है या कुछ और? इस पर अर्नेस्ट रेनन के शब्द बहुत ही गहराई लिए हुए हैं। उन्होंने कहा था, एक राष्ट्र लंबे समय तक किए गए प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अतीत में समान गौरव का होना और वर्तमान में एक समान इच्छा का होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक राष्ट्र सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि ये एक साझा इतिहास और लोगों के एक साथ मिलकर रहने के सामूहिक संकल्प से बनता है। यहाँ रेनन ने उस समय की उन आम परिभाषाओं की कड़ी आलोचना की जो मानती थीं कि राष्ट्र सिर्फ एक ही भाषा, नस्ल या धर्म से बनता है। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने राष्ट्र के अस्तित्व को एक डेली प्लेबिसाइट यानी रोज होने वाला जनमत संग्रह कहा। मतलब ये कि एक देश तब तक ही देश है जब तक वहां के लोग रोजाना अपनी मर्जी से उस राष्ट्र का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। जनता की सहमति और भागीदारी के बिना राष्ट्र का कोई वजूद ही नहीं है। खैर, भावनाएं और दर्शन अपनी जगह हैं, लेकिन अब हम राष्ट्रवाद के इस पहलू की बात करेंगे जो अक्सर छिप जाता है, पैसा। जी हां, राष्ट्रवाद सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्गों और आर्थिक बदलावों से भी बहुत गहराई से जुड़ा था। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। साल 1834 में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि ज़ोल्वेरिन नाम के इस कस्टम यूनियन या शुल्क संघ का मुख्य लक्ष्य जर्मनी लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है। आप खुद सोचिए, जब पूरे इलाके में नाप तौल का एक ही तरीका हो, एक ही करेंसी चले
और रेलवे नेटवर्क का तेजी से विकास हो तो लोग आर्थिक रूप से आपस में जुड़ेंगे ही ना। इसी व्यापारिक और आर्थिक एकीकरण ने राष्ट्रवाद की उस चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल दिया। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पैसा और व्यापार ही सब कुछ नहीं होते। साल 1848 आते आते पूरा यूरोप भयंकर सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। 1848 का दौर सच में बहुत तनावपूर्ण था। एक तरफ तो भारी बेरोजगारी और गरीबी फैली हुई थी। सिलेसिया के बुनकर अपने कच्चे माल के ठेकेदारों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अपने लिए संविधान और नए अधिकारों की मांग कर रहा था। और तो और महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर भी समाज में बहुत तीखी बहस छिड़ चुकी थी। ये वैचारिक टकराव कितना गहरा था, ये आपको इन दो बयानों से समझ आ जाएगा। एक तरफ कार्ल वेल्कर जैसे रूढ़िवादी नेता थे, जिनका मानना था कि प्रकृति ने महिलाओं को कमजोर बनाया है और उनके काम अलग हैं। और ठीक इसके विपरीत नारीवादी विचारक लुईस ओटो पीटर्स का डंके की चोट पर कहना था कि स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता। उनका तर्क था कि अगर पुरुष आज़ाद हैं तो वो अपने आसपास गुलामी या असमानता को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि उस समय उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर ही जेंडर इक्वालिटी को लेकर कितने अलग अलग और विरोधी विचार मौजूद थे। इन सारी घटनाओं, विचारों और क्रांतियों ने मिलकर 19वीं सदी के यूरोप की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। तो चलिए अब स्टूडेंट्स के नजरिए से इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण आखिर क्या रहे? पहला, फ्रांसीसी क्रांति के लोकतांत्रिक कदम और उनके झंडे और पोशाक जैसे दमदार प्रतीक। दूसरा, भाषा और रोमांटिसिज्म के जरिए बने गहरे सांस्कृतिक रिश्ते। तीसरा, ज़ुल्वेरियन जैसे व्यापारिक नेटवर्क के जरिए आया आर्थिक एकीकरण। और चौथा, अर्नेस्ट रेनन के दर्शन के अनुसार लोगों का साझा इतिहास और उनकी सामूहिक इच्छा। मतलब कला, दर्शन, अर्थव्यवस्था और क्रांतियां, इन सब ने मिलकर ही आधुनिक राष्ट्र राज्य का ये शानदार इंजन तैयार किया। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सोचने वाला सवाल। आज के इस मॉडर्न और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी है, क्या आपको लगता है कि अर्नेस्ट रेनन की वो परिभाषा जहां उन्होंने राष्ट्र को एक रोज होने वाला जनमत संग्रह कहा था, वो आज भी सच साबित होती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास को समझना ही आज की दुनिया को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। आज के लिए बस इतना ही।